नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज आपको भय दिखाकर वोट हासिल करने वाली राजनीति के विरुद्ध दस्तक देनी है, लेकिन उस दस्तक से पहले हम बात करेंगे संसद से आई खबर की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को एक सीधी नसीहत दी। नसीहत ये कि बदल जाइए वरना बदल दिए जाएंगे। बीजेपी सांसदों की सदन से गैर हाजिरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों जैसा बर्ताव करना बंद करिए। बार बार आपको समझाया नहीं जा सकता, सुधर जाइए सांसद जी। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की सभा के मंच पर प्रवेश करते प्रधानमंत्री, सामने जनता का बड़ा समूह, मंच पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री, सांसद, विधायक। जनता का विश्वास जीतने के लिए गोरखपुर में चुनावी सभा उत्तर प्रदेश में करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते अपनी ही पार्टी के सांसदों को दिल्ली में नसीहत की घुट्टी पिलाकर पहुंचे हैं। मंगलवार सुबह 9:30 बजे, जगह दिल्ली, मौका बीजेपी संसदीय दल की बैठक का। प्रधानमंत्री हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सामने हॉल में बीजेपी के संसदीय दल का हिस्सा यानी सांसद बैठे हैं, लेकिन यही सांसद सदन के भीतर अपनी हाजिरी पूरी नहीं देते। इसलिए प्रधानमंत्री को दावा है कि कड़ा संदेश देना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसदों से पीएम मोदी ने कहा, अगर बच्चों को भी बार बार टोके ना तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता। अपने आप में आप सभी परिवर्तन लाइए, वरना परिवर्तन तो वैसे ही आ जाता है। सभी सांसद पूरे समय सदन में मौजूद रहे। हर बार ये आपको बोलना ठीक नहीं लगता। प्रधानमंत्री लगातार संसदीय जिम्मेदारियों का पाठ अपने सांसदों को पढ़ाते आ रहे हैं। इस बार अपने ही दल के सांसदों को बदल जाइए वरना बदलाव तो वैसे ही हो जाता है कि कड़वी घुट्टी क्यों पीएम को देनी पड़ी। इस वजह को जानने के लिए याद करिए इन तस्वीरों को। 2019 में दोबारा ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनने पर एनडीए का नेता चुने जाने के बाद भी पीएम ने सांसदों को एक पाठ पढ़ाया था। कभी कभार हमको लगता है समूह में तुम क्या कर रहे साहब, पार्टी ने जिता दिया, लोगों ने बहुत मेहनत की है। थोड़े दिन के बाद तो साहब मेरा अपना इतना ताकत है जी, मेरा इतना संपर्क है, इतने सालों की पुण्य ही है, तो जितना ही था मुझे धीरे धीरे आ जाएगा, देर नहीं लगती है जी। हम एक मान के चले साहब, न हम हमारी हैसियत से जीत करके आते हैं, न कोई वर्ग विशेष हमें जिताता है, न कोई जाति समुदाय हमें जिताता है, न ही मोदी हमें जिताता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता जिताती है। हम जो कुछ भी है मोदी के कारण नहीं है, जनता जनार्दन के कारण है। अब एक बार फिर बीजेपी संसदीय दल की 50 मिनट की बैठक में प्रधानमंत्री को अपने ही सांसदों को सदन में जिम्मेदारी के साथ मौजूद रहने की पाठशाला इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि संसद के कामकाज और सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर बारीक नजर रखने वाली संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव के आंकड़ों को अगर गौर करें तो हम पाते हैं 17वीं लोकसभा में बीजेपी के 9 सांसद ही ऐसे हैं जिनकी हाजिरी लोकसभा में 100% है। दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद बीजेपी के ऐसे हैं जो 17वीं लोकसभा के हर सत्र में हर दिन सदन में मौजूद रहे हैं। तीसरी बात, उम्र के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के 42 सांसद 31 साल से 45 साल की उम्र के बीच के हैं, लेकिन एक भी युवा सांसद की हाजिरी लोकसभा में 100% नहीं है। चौथी बात, बीजेपी के ना तो 31 साल के सबसे युवा सांसद सदन में 100% हाजिर रहे हैं, न ही 79 साल के सबसे बुजुर्ग बीजेपी सांसद की अटेंडेंस 100% है। पांचवी बात, 23 बीजेपी सांसदों की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस 70% से भी कम है, जबकि सितारे जो सांसद बने उनका रिकॉर्ड बताता है कि पंजाब से बीजेपी सांसद
सनी देओल 31% ही लोकसभा में हाजिर रहे। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी 53% और चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर 58% ही इस बार लोकसभा में आई हैं। इसीलिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस बार भी पीएम मोदी को सांसदों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़ती है, जैसे वो पहले दिलाते आए हैं। जितनी प्रबल मात्रा में सेवा भाव को उजागर करेंगे, सत्ता भाव सिमटता जाएगा और जैसा जैसा सत्ता भाव सिमटता जाएगा, जनता का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। बीजेपी सांसदों से तो प्रधानमंत्री ने सीधी बात कर ली। हालांकि सच तो ये भी है कि लोकसभा में न तो कांग्रेस के एक भी सांसद की हाजिरी 100% है, न कांग्रेस मुक्त अभियान चला रही ममता बनर्जी की पार्टी के एक भी सांसद की। इसलिए बदलना तो हर सांसद को होगा, वरना सच्चाई यही है कि जनता बदल देती है। पौलमी साहा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। रामचरितमानस में सुंदरकांड में जब लंका जाने के लिए समुद्र के सामने श्री राम विनय करते हुए रास्ता मांगते रहे और कुछ नहीं हुआ, तब उल्लेख आता है जहां लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तय, भय बिन होए न प्रीत। यानी भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो आज के चुनावी माहौल में भय दिखाकर ही क्या राजनीति में वोटर की प्रीत पाने का तरीका अपनाया जा रहा है? इस प्रश्न के कारण हैं कई नेता जो मुसलमानों को बीजेपी में आने का और जो हिंदू मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के आ जाने का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। मुझे वोट दो, वरना मुस्लिमों सोचो क्या हो जाएगा। बीजेपी ने जो अंदरूनी हालात पैदा कर दिए हैं, उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हमें वोट दो, वरना हिंदुओं को डराने वाले आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हिंदू विरोधी पार्टी है। हिंदू कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला के उनके जान को ले लेना, उन्हें मार डालना। कहीं चुनावी राज्य में मौलाना के नाम डराया जाता है। श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। कहीं पुलिस को ही डराकर वोटर की प्रीत हासिल की जाती है। मैंने पुलिस को कह दिया कि अगर मेरे साथी का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें थाने में नहीं रहने दूंगा। उत्तर प्रदेश में चल रही चुनावी राजनीति में भयवादी चाल के ये चेहरे हैं जिन्हें लगता है डर दिखाकर ही वोट हासिल होता है। मतदाता को भय के भ्रम में फंसाने वाली राजनीति में किरदार नंबर 1 अभी है डॉक्टर एसटी हसन, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अपनी ही कौम के लोगों में डर बैठाकर ये बहुत वायरल हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। और क्योंकि बीजेपी ने जो अंदरूनी हालात पैदा कर दिए हैं, उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। यानी समाजवादी सांसद को भी एहसास है कि जनता को अभी डर का पता नहीं, इसलिए डर का एहसास कराने के लिए वो उन बातों का जिक्र शुरू करते हैं जिनका अभी अता पता नहीं। इसका एहसास 10 साल के बाद हुआ कि हम कहां पहुंच गए। अगर एक कानून आने वाला है, कॉमन सिविल कोड सीएए के ऊपर हमने पूरा प्रोटेस्ट करा। धारा 370 के हम लोग खिलाफ थे, हम पार्लियामेंट में बोले। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को बाप के हिस्से, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। एसटी हसन जैसे नेताओं को लगता है जो डर गया समझो वो वोट कर गया, इसलिए 2 शादी नहीं कर पाओगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे का भय जन्म देकर वोटों की किलकारी अपने खाते में चाहते हैं। ऐसे ये अकेले नहीं। किरदार नंबर 2 हैं आनंद स्वरूप शुक्ल, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं। बलिया में
मंत्री जी बहुसंख्यक वोटर को डर समाजवादी पार्टी का दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हिंदू विरोधी पार्टी है। हिंदू कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला के उनके जान को ले लेना, उन्हें मार डालना, हिंदुओं को धमकाने की कोई कोशिश नहीं करे। मथुरा प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान का जो भव्य दिव्य मंदिर का परिसर है, उसके बीचों बीच में जो सफेद भवन है, वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। आपको लगेगा कि ऐसे भड़काने वाले बयानों से क्या होता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए इंडिया स्पेंड की तरफ से 12 वर्षों के चुनावी नतीजों को खंगालने के बाद दावा है कि ईमानदार और बिना आपराधिक केस वाले उम्मीदवार के मुकाबले भड़काने वाले नेताओं के जीतने की गारंटी 3 गुना ज्यादा होती है। इसलिए किरदार नंबर 3 को देखना अब जरूरी है। ये है नितिन अग्रवाल, बीजेपी के विधायक हैं और अब विधानसभा के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। हरदोई में कार्यकर्ताओं के सामने पहुंचे नितिन अग्रवाल जनता के मन में थाने, थानेदार, पुलिस या रवैये के खौफ के नाम पर पुलिस वालों को ही भरे मंच से धमकी देते हैं। मैंने तो प्रशासन और खास तौर से दरोगाओं से कह रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ गांव की राजनीति तो थाने से होती, गांव की राजनीति गांव की पुलिस की होती है। और मैंने पुलिस को कह दिया कि अगर मेरे साथी का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें थाने में नहीं रहने दूंगा, और थाने में तुम नहीं रहोगे। थाने में अगर रहना है तो मेरे कार्यकर्ता का सम्मान करना पड़ेगा। मेरा कार्यकर्ता थाने में पहुंचे तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी, उसका सम्मान से बात सुननी पड़ेगी। अगर वो गलत भी कह रहा है तो मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन ये तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम हमारे कार्यकर्ता का अपमान कर दो। और ये आपका बेटा विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा सिर आसमान की तरह हमेशा ऊंचा रहा है और हमेशा ऊंचा रहेगा। ऐसी एक धमकी देकर विवाद को जन्म देने वाले देवबंद में यह है किरदार नंबर 4। नाम है राव मुशर्रफ अली, आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक हैं। जानकार कहते हैं कि डराकर वोट हासिल करने वाले ऐसे सभी बयानों की रफ्तार चुनाव नजदीक आने के साथ बढ़ती है। निशाने पर होते हैं वो 4 से 5% मतदाता, जिन्हें स्विंग वोटर कहा जाता है। धार्मिक रूप से तनाव वाले किसी शहर और कस्बे में रहने वाले ऐसे मतदाता भड़काने वाले, डराने वाले नेताओं के बयानों के जाल में फंसते हैं। चुनाव आयोग का नियम धरा का धरा रह जाता है कि धर्म के नाम पर या वोटर को डराकर कोई दल, कोई नेता वोट नहीं मांग सकता। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में आज लड़ाई पूर्व पश्चिम में दिखी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी थे। दिन भर की चुनावी आपाधापी में हिट मुद्दा बना लाल रंग की टोपी। पूर्व पश्चिम की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश का उत्तर छिपा है। यूपी के पूरब से सत्ता का सूर्योदय कराने के लिए पीएम और सीएम की जोड़ी उतरती है। पश्चिम से सत्ता का सूर्यास्त कराने का दावा करते हुए पहली बार इस चुनाव में अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी एक हेलीकॉप्टर से फिर एक मंच तक आते हैं। उत्तर प्रदेश में यही पूरब पश्चिम उत्तर देगा, कौन लखनऊ की लड़ाई जीतेगा। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। जहां एक दूसरे पर चुनावी जुमलों और नारों से वार होता है। इनके वादे जुमले निकले, ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। लड़ाई पूरब की 167 सीटों और पश्चिम की 76 सीटों को अपने खाते में समेटने की है, इसलिए एक दूसरे के दल को खतरा बताकर वोट मांगते हैं। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए। लाल टोपी वाले
यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से खतरा प्रधानमंत्री ने जताया। अखिलेश की पार्टी लाल टोपी को इंकलाबी बताकर गाना जारी करती है। खून को उन आंखों में खटकती है समाजवादी टोपियां, ये इंकलाबी टोपियां, ये लाल रंग की टोपियां, समाजवादी टोपियां, समाजवादी टोपियां, ये इंकलाबी टोपियां, ये लाल रंग की टोपियां, समाजवादी। जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। पूरब में गोरखपुर में पीएम मंगलवार को रहे, अगले हफ्ते वाराणसी पहुंचेंगे। क्या प्रधानमंत्री खुद अब पूर्वांचल में कमान संभाल रहे हैं? जैसे तीखे बोल आज उन्होंने अखिलेश के लिए बोले हैं, ये साफ हो गया कि अब लड़ाई पूर्वांचल से शुरू हो चुकी है। लेकिन आखिर पूर्वांचल पर इतना जोर क्यों? प्रधानमंत्री की अगर पिछले कुछ हफ्तों की यात्राओं को देख लें तो सबसे ज्यादा जोर पूर्वांचल पर रहा है। चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो, कुशीनगर हो। प्रधानमंत्री पिछले एक महीने में लगातार लगभग आधे दर्जन बार पूर्वांचल आ चुके हैं और आगे के भी कई कार्यक्रम उनके इसी पूर्वांचल इलाके में लगे हैं। अगर 2017 के आंकड़े देखें, पूर्वांचल की 167 सीटों पर बीजेपी ने 117 सीटें जीत ली थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीट आई थी, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी जब पूर्व में किलेबंदी कर रही थी, तब पश्चिम में समाजवादी पार्टी आरएलडी की मेरठ में बीजेपी का किला तोड़ने के लिए पहली गठबंधन वाली रैली हुई। पश्चिमी यूपी का गणित पहले देख लीजिए। 2012 में पश्चिमी यूपी की 76 सीट में से सिर्फ 12 पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2014 से पहले जाट मुस्लिम एक होकर वोट करते आए, फायदा बीजेपी विरोधी पाते रहे। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट मुस्लिम वोटर में बंटवारा हुआ। 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख 9 सीट जीत ली। 2016 में कैराना के हिंदू पलायन का मुद्दा मुजफ्फरनगर की तरह गर्म हुआ। 2017 में बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी की 76 में से 66 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया। अब मुजफ्फरनगर और कैराना से आगे आकर क्या अखिलेश जयंत की जोड़ी जाट मुस्लिम और यादव के समीकरण को सेट करके पश्चिमी द्वार बीजेपी का तोड़ पाएगी? अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है, जिससे कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो रट सकें। 2017 में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ। पहले चरण से बनी हवा ही कहते हैं आगे के चरणों का रुख तय करती है, और पूर्वांचल जीतने वाले को कभी यूपी में लखनऊ नहीं हारना पड़ता। अब यूपी में पूरब पश्चिम जो जीतेगा वही उत्तर प्रदेश का उत्तराधिकारी बनेगा। मेरठ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, गोरखपुर आज तक। 26 नवंबर को पिछले साल शुरू हुआ किसान आंदोलन क्या अब खत्म होने जा रहा है? आज शाम दिन भर इस सवाल की हलचल के बीच मामला कल तक के लिए टल गया है। पेच कहां फंसा है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या फंसा है? सरकार का प्रस्ताव है कि एमएसपी से जुड़ी कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि किसान संयुक्त किसान मोर्चा के भी शामिल किए जाएं, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा का तर्क है कि कृषि कानून ड्राफ्ट करने वाली कमेटी में न हो, सिर्फ किसान संगठन रहें। सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि आंदोलन खत्म होने पर किसानों पर लगे मुकदमे वापस किए जाएंगे, लेकिन इसके बदले संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि पहले केस वापस लिए जाएं किसानों से, उसके बाद हम आंदोलन खत्म करेंगे। तीसरा, सरकार के प्रस्ताव में यह भी है कि जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने पर हरियाणा यूपी की सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, लेकिन इसी मुद्दे पर किसान संगठन चाहते हैं कि पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान जो हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, बिल्कुल वैसे जैसे पंजाब की सरकार दे रही है। तो अब
कल फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है। राकेश टिकैत कहते हैं कि पहले सरकार बैठकर हर मामला सुलझा ले, फिर आंदोलन कब खत्म होगा इसका निर्णय हम तुरंत कर लेंगे। ओमिक्रॉन की दस्तक भारत में तीसरी लहर के खतरे को बढ़ा रही है। सिर्फ 6 दिन में ओमिक्रॉन के मामले 2 से बढ़कर 23 हमारे देश में हो गए। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार लोगों को डरा रही है और इस डर के माहौल में जब हम सब विदेश में लोगों को बूस्टर डोज लगते देखते हैं तो प्रश्न मन में उठता है कि हमारे देश में, भारत में बूस्टर डोज हमें कब लगेगी? क्या बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खतरे का जवाब है? बूस्टर डोज से जुड़े ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज ये विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री बूस्टर डोज की मांग करते हैं। बूस्टर डोज के बारे में मैं एक हफ्ता पहले ही एक चिट्ठी लिखा हूं, केंद्र मंत्री को मैं चिट्ठी लिखा हूं और उन लोगों से अभी तक रेस्पॉन्स आया नहीं। मैं तो बोला कम से कम जो फ्रंट लाइनर्स है उन लोगों के लिए तो बूस्टर डोज देने की जरूरत है। मेडिकल एक्सपर्ट बूस्टर डोज की वकालत करते हैं। जिनको हेल्थ केयर वर्कर और कोमोर्बिडिटीज वाले लोग थे उनको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और ये पाया गया है कि 6 महीने से ज्यादा बीतने पे इसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर और कोमॉर्बिडिटीज जिनको के बहुत सारी बीमारियां हैं, दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या और कोई कैंसर है, इन लोगों को बूस्टर लगवाने का अभियान भी सरकार को शुरू करना चाहिए। विपक्ष के नेता सरकार को बूस्टर डोज लगाने की सलाह देते हैं। Get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. लेकिन सरकार बूस्टर डोज को लगाने को लेकर जल्दबाजी में नहीं दिखती, जबकि कोरोना का सबसे बड़ा खतरा देश में घुसपैठ कर चुका है। सवाल इकोनॉमिकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल नहीं है, सवाल ये है जब बच्चों और बूस्टर डोज के संदर्भ में हमारे एक्सपर्ट टीम ही तय करेगी और जो भी मार्गदर्शन हमारे एक्सपर्ट और साइंटिफिक हमें मार्गदर्शन मिलेगा, इस साइंटिफिक मार्गदर्शन के आधार पर हम आगे चलेंगे। ये मेरा क्लियर पार्लियामेंट के फ्लोर पर रिप्लाई है। कोरोना के नए खतरे की एंट्री के बाद सब लोग यही जानना चाहते हैं कि भारत में बूस्टर डोज कब लगेगी और क्या बूस्टर डोज से रुकेगा ओमिक्रॉन। भारत की तरह दुनिया भर के देशों में बूस्टर डोज को लेकर बहस छिड़ चुकी है, जिस पर WHO भी मंथन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, बूस्टर डोज को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। दावा है कि बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों के बॉस, टॉप एग्जीक्यूटिव और अमीर लोग कोरोना की वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं। दरअसल भारत में एक बड़ा तबका है जिसे पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए 9 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। इम्यूनिटी की कमी और ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा लोगों को इस तरफ धकेल रहा है। भारत में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस आया था, जो सोमवार तक बढ़कर 23 हो गया। इस तरह से 5 दिनों में ही भारत में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 2 से बढ़कर सीधे 23 हो गई। देश में अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन की इसी रफ्तार को देखकर भारत में एक्सपर्ट डरे हुए हैं। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 17 मरीज मिलने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस वेरिएंट को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहा है, जिसके मुताबिक अगर यूं ही मामले बढ़ते रहे और लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो फिर देश में तीसरी लहर का खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए IMA मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाए। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given a booster dose to enhance their immunity. Equally, people with the immunocompromised status, in the chemotherapy receiving people, or the people who are severely diabetic, they need additional dose for enhancing their immunity. So this is our priority request we want to make to the government of India. इससे पहले IIT के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल तीसरी लहर की चेतावनी दे चुके हैं, जिनका मानना है कि ओमिक्रॉन देश में कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है, जिसका पीक फरवरी महीने में आ सकता है। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा
और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत में ओमिक्रॉन भले ही अभी बड़ा खतरा न बना हो, लेकिन आने वाले महीनों में यह तेजी से फैल सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि बूस्टर डोज ओमिक्रॉन से कितना बचा पाएगी। इस सवाल पर वैज्ञानिकों की एक राय बनना बाकी है, लेकिन इसके समर्थन में दावे हो रहे हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि जिन लोगों ने फाइजर कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज ली या जिन्होंने पिछले 6 महीने में अपनी दूसरी डोज ली है, वे ओमिक्रॉन के कहर से बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। हालांकि इजरायली स्वास्थ्य मंत्री अपने दावे के समर्थन में कोई डेटा नहीं दे पाए, लेकिन इजराइल की एक स्टडी में दावा किया गया है कि बूस्टर डोज लगाने वालों को गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा 92% तक कम हो जाता है। वैक्सीन बनाने वाली फाइजर कंपनी की स्टडी में भी ये पाया गया है कि बूस्टर डोज लगाने वालों में ज्यादा इम्यूनिटी पाई गई है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को कोरोना की बूस्टर डोज उम्मीद की एक किरण के तौर पर दिख रही है, क्योंकि फ्रांस जैसे देशों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए यहाँ नाइट क्लबों को 4 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार का सारा जोर बूस्टर डोज पर आ गया है। L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement, ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. ओमिक्रॉन के बारे में माना जाता है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। पिछले हफ्ते भर में ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना केस 408% की दर से बढ़े। वहीं ब्रिटेन में ये आंकड़ा एक दिन में 53% तक पहुंच गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद ऐसा हो रहा है। इसीलिए यहाँ की सरकारें लगातार अपने लोगों को बूस्टर डोज का कवच पहना रही है। इजराइल में 44% लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है। ब्रिटेन में 30%, जर्मनी में 17%, तुर्की में 16%, इटली में 15%, अमेरिका और फ्रांस में 14% लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज बूस्टर के तौर पर लग चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी वैक्सीन की मांग को भी अचानक बढ़ा दिया है, जिसे देखते हुए अमेरिका में इसके उत्पादन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। One is to rev up the production of the vaccines that they already have. The next is to make, for example, a bivalent, where you have a vaccine against both the ancestral strain and the new variant. And the other is to make a variant-specific boost. The degree to which they're going to be doing that, they are now assuming they may have to do that and are being prepared for that. अमेरिका और बाकी देश भले ही बूस्टर डोज के भरोसे हों, लेकिन भारत सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ अभी जल्दबाजी में नहीं दिखती। सोमवार को कोरोना पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक हुई, जिसमें ओमिक्रॉन से बचने के लिए ये तो माना गया कि बच्चों को जल्द वैक्सीन की जरूरत है, सो इसकी मंजूरी जल्दी दी जाए। लेकिन बूस्टर डोज पर WHO के नए निर्देश का इंतजार करने की बात कही गई। भारत में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है। पहला ये कि तीसरी डोज कब दी जानी चाहिए और या कितने लोगों को किस समय दी जानी चाहिए, और दूसरा बच्चों की वैक्सीनेशन कब शुरू करनी चाहिए। पर इन 2 बातों पर सूत्रों ने बताया कि कोई समन्वय फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। एंटागी के मेंबर्स का कहना है कि तीसरी डोज देने से पहले वो री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का डेटा भी देखना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका से खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर री इन्फेक्शन 2 से 3 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में एंटागी के मेंबर्स का ये कहना था, क्योंकि बच्चों में कोविड का खतरा इतना ज्यादा नहीं दिखता है, इसीलिए फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत करने में अब भी थोड़ा और समय लग सकता है। दरअसल WHO बूस्टर डोज को एक घोटाले के तौर पर मानता है। उसका कहना है कि बूस्टर डोज से पहले सभी सरकारों को अपनी 100% जनसंख्या को टीका लगाने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग छूट गए तो कोरोना का कोई भी वेरिएंट इनका आसानी से शिकार कर जाएगा। जिनकी केवल वैक्सीन की इम्यूनिटी थी, जिनको सेकेंड वेव में इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये लोग ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं।
इनकी इम्यूनिटी अब डाउन हो रही है। तो हमें इस छोटा सा 1% के लगभग जो पॉपुलेशन है उसका स्पेशल ख्याल रखते हुए हमें अपनी मेन प्रायोरिटी तो खैर वही रखनी चाहिए जिनको वैक्सीन मिली ही नहीं। भारत में 85% लोगों को पहली और 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद भारत में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो वैक्सीन के कवच से दूर है। इसीलिए एक्सपर्ट की सरकार को सलाह है कि वो पहले बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगाए। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सीधी सी बात है कि जब बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन की छुट्टी होने का कोई सबूत नहीं तो फिर क्यों न सरकार पहले सभी लोगों को वैक्सीन से सुरक्षित करे। क्या एंटीबॉडी बढ़ाने भर से ओमिक्रॉन के विरुद्ध लड़ाई जीती जा सकती है? ये जानने के लिए हमने बस अब से थोड़ी ही देर पहले महामारी विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया से बात की है। ओमिक्रॉन के जो लक्षण आ रहे हैं और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जुकाम जैसी चीजें, तो ये जो अगर ये कहा जाता है कि घबराए नहीं लोग, तो कई बार क्या होता है कि घबराहट और लापरवाही इसके बीच में चुनने में लोग बहुत घालमेल कर देते हैं। तो अब तक जो आपने स्टडी किया है, क्या हम पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकते हैं कि ये वेरिएंट जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है? और क्या सिर्फ इसी आधार पर लोग बिल्कुल बेखौफ रह सकते हैं इस वायरस से, इस वेरिएंट से? नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये वेरिएंट पूरी तरह से जानलेवा नहीं है। और हो सकता है जो व्यक्ति अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शियली वैक्सीनेटेड हों उन पर यह अधिक असर करे। लेकिन कुछ बात जो आश्वस्त करने की है वो यह है कि जो मार्च 2020 में जो या अप्रैल 2021 में जो स्थिति थी, उस समय काफी सारे लोग ससेप्टेबल थे, कई सारे लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और कुछ लोग अभी की तुलना में अधिक लापरवाही बरत रहे थे। तो उस समय जो परिस्थिति आई वो बिल्कुल अलग थी। अभी फिलहाल ये है कि जो देश में वैक्सीनेशन हो चुका है वो काफी हद तक आश्वस्त करता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि अगर इसके बारे में कुछ अभी और जांच चल रही है, दक्षिण अफ्रीका में जो परिस्थिति बताई जा रही है वहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वो अलग परिस्थिति है। लेकिन बाकी देशों में जहां पर संक्रमण ओमिक्रॉन के केसेज आए हैं वहां पर इतनी गंभीर स्थिति नहीं आई है। तो याद रखना होगा कि हमें सचेत और सजग रहना है, वैक्सीनेशन कराना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई ढील नहीं बरतनी है, तो हम उससे तैयार रहेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोगों में घबराहट फैले या चिंता फैले कि ओमिक्रॉन की वजह से कुछ बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। मुख्य बात याद रखने की है कि हमें अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको पूरी सावधानी से जारी रखना है, सब कुछ करते रहना है। अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वैक्सीनेशन कराना है। बाकी चिंता की इतनी कोई बात फिलहाल नहीं है। लेकिन साथ में ग्लोबली जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूं वो आज की है, लेकिन 7 दिन बाद अगर परिस्थिति बदलती है, एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं ये गंभीर है, तो हमें उस हिसाब से अपने व्यवहार को और तेजी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करने में लगाना होगा, साथ में वैक्सीनेशन कराना होगा। डॉक्टर चंद्रकांत, बूस्टर डोज या फिर जो कोमॉर्बिडिटी जिनको है उन लोगों के लिए एडिशनल डोज, इस पर आपके विचार क्या हैं? दुनिया के अलग अलग देशों ने इस पर अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन किया है, लेकिन याद रखना होगा कि कोविड-19 में प्राइमरी वैक्सीनेशन की काफी अहम भूमिका होती है। तो फिलहाल जरूरत है कि जिन लोगों को पहला डोज और नहीं मिला है उनको अपना दूसरा डोज लगाना है, और जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लिया उनको अपना पहला वैक्सीनेशन स्टार्ट कराना है। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि बूस्टर डोज की इतनी अधिक भूमिका नहीं है। देश में अभी और आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि पहली प्राथमिकता देश की होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को प्राइमरी और इम्यूनाइजेशन जिसमें पहला डोज और दूसरा डोज मिले। उसके बाद निर्धारित किया जा सकता है कि बूस्टर डोज कब दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में हेल्थ वर्कर्स के लिए, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए बूस्टर डोज दिया जाए, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की होनी चाहिए। बच्चों के लिए भी एक बात याद रखने की है कि कोई भी इस बात का संकेत नहीं है कि बच्चों को ओमिक्रॉन या कोई अन्य वेरिएंट अलग तरह से प्रभावित करता है। हम शुरुआत से ही जानते हैं कि बच्चे इस बीमारी से कम प्रभावित होते हैं। खासतौर से कोविड-19 की जो वैक्सीन होती हैं वो गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाती हैं, और ये बीमारियां बच्चों में तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। वयस्क आबादी में ज्यादा होती है, इसलिए वयस्क को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। लेकिन एक बात देखी गई है कि जो बच्चे पहले से किसी बीमारी से प्रभावित होते हैं उनमें बीमारी का खतरा, कोविड-19 का खतरा अधिक है। तो हो सकता है आने वाले समय में जिन बच्चों को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनको कोविड-19 वैक्सीनेशन दिया जाए, लेकिन सभी और या स्वस्थ बच्चों को फिलहाल कोविड-19 वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही याद रखना होगा कि स्कूल जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार के विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों के वैक्सीनेशन को अभी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर बच्चों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी या बूस्टर शॉट को प्राथमिकता दी जाएगी तो उसकी वजह से हमारा जो ध्यान है प्राइमरी से भटक फर्स्ट एंड सेकंड शॉट पर बहुत वाजिब बात है। डॉक्टर चंद्रकांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए।